हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अजीव घटकों के महत्व पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न में हमें पारिस्थितिक तंत्र में अजीव घटकों के महत्व पर जो है प्रकाश डालना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखेंगे। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा तंत्र होता है जिसमें सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मनुष्य तथा भौतिक कारकों में जो है परस्पर अनुन्वय जो है क्रिया होती है। क्या होती है यहाँ पे? अन्योन्य क्रिया होती है। किसके किसके बीच में? यहाँ पे जो जीव होते हैं जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव और जो भौतिक कारक होते हैं उनके बीच में। उसके बाद इस तरह से जो है क्या होता है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं और किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक जो है संयुक्त रूप से जो है पारितंत्र बनाते हैं। उसके बाद पारितंत्र में जो है दो घटक शामिल होते हैं। अगर हम यहाँ पे घटकों की बात करें तो देखते हैं कि पारितंत्र के घटक जो होते हैं कौन से होते हैं। पारितंत्र के घटक जो हैं यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इसको हम देखते हैं। एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक, जो हमें प्रश्न में पूछा गया है। अजैविक घटक ये क्या होते हैं इसको जो है हम देखते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें जो जैविक घटक होते हैं तो ऐसा हम कह सकते हैं जिनमें जो है जान होता है, जैसे कि कोई जीव हो गया, और जीवों में जैसे कि सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, मनुष्य हो सकता है। अगर यही हम बात करें अजैविक घटकों की तो यहाँ पे जो है अजैविक घटकों में जो है क्या नहीं होता है, जान नहीं होता है, ये निर्जीव होते हैं। और जैविक घटक क्या होंगे, सजीव होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो अजैविक घटक होते हैं इनको जो है पुनः बांटा जाता है और वर्गीकृत किया जाता है। तीन जो है यहाँ पे तीन जो है वर्गों में। पहला जो होता है यहाँ पे वो होता है भौतिक कारक। उसके बाद भौतिक कारक होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है इनमें दूसरा जो होता है वो होता है अकार्बनिक पदार्थ। और तीसरा जो होता है वो होता है कार्बनिक पदार्थ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जैविक घटक की तो इसे जो है पुनः तीन जो है वर्गों में बांटा जाता है। पहला जो हो जाता है यहाँ पे वो होता है उत्पादक, जिसमें हरे पौधे आते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है उपभोक्ता, और तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है अपघटक। और उपभोक्ता में जो है जंतु आते हैं। उसके बाद अपघटक में छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जो अजैविक घटक होते हैं, भौतिक कारक में कौन कौन से आते हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें भौतिक कारक की
तो इसमें जो है आता है भौतिक कारक में तापमान हो सकता है, तापमान, साथ ही साथ आर्द्रता, आर्द्रता, उसके बाद यहाँ पे जो है हो सकता है प्रकाश, प्रकाश हो सकता है, उसके बाद हो सकता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे एक और हो सकता है स्थलाकृति। ये सब जो है किस में आते हैं? भौतिक कारक में आते हैं। अगर हम बात करें अकार्बनिक कारक की, तो इसमें जो है आता है जैसे कि हो सकते हैं जल, दूसरा हो सकता है वायुमंडलीय गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वायुमंडलीय गैसें हो सकते हैं, वायुमंडलीय गैसें। उसके बाद इसमें जो है आ सकता है, इसमें आ सकता है मिट्टी, इसमें आ सकता है मिट्टी, साथ ही साथ खनिज हो सकता है, खनिज, और आ सकता है चट्टान। ये सब किस तरह जो है महत्व डालते हैं और कह सकते हैं कि इनका क्या महत्व है जैविक घटकों में, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कार्बनिक पदार्थ में बात करें तो इनमें जो है आता है प्रोटीन। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट होता है और आता है वसा। तो ये जो है अजैविक घटक में हमने देखा 3 वर्ग होते हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। और जैविक घटक में हमने देखा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में कौन होते हैं? हरे पौधे हो सकते हैं। उपभोक्ता कौन हो सकते हैं? यहाँ पे जंतु हो सकते हैं। और अपघटक में सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें भौतिक कारक की, तो हमने देखा कि इसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृति आते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो तापमान होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तापमान की, तो तापमान जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जैविक घटकों के लिए, यानी कि सजीवों के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो जीवों की उत्तरजीविता को बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हैं प्रभावित करता है। और जो जीव होते हैं अपनी वृद्धि के लिए जो है कह सकते हैं एक निश्चित सीमा तक के तापमान को ही बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो तापमान क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्द्रता की, तो आर्द्रता यानी कि हम यहाँ पे जल ले सकते हैं। और जल जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी को जीवित रहने के लिए। और कह सकते हैं अनेक पौधे और प्राणियों के लिए जो है वायु में नमी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि नमी होना बहुत ही ज़्यादा जो है आवश्यक होता है ताकि वो सही से कार्य कर सके। और क्या होता है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो केवल रात में ही सक्रिय होते हैं जब आर्द्रता जो है अधिक होती है, और अगर कम होती है तो सक्रिय नहीं होते हैं। उसके बाद प्रकाश की बात करते हैं, तो प्रकाश जो है पौधों के लिए आवश्यक होते हैं ताकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सके और क्या बना सके, उस प्रक्रिया द्वारा भोजन बना सके। उसके बाद वायुमंडलीय दाब की बात करें तो वायुमंडलीय दाब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उचित दाब रहता है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो गैस होगा वो सही से होगा, पर्याप्त मात्रा में। जैसे जैसे यहाँ पे वायुमंडलीय दाब बढ़ता है वहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता भी क्या हो जाती है, कम। उसी तरह स्थलाकृति भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे यहाँ पे
रहा जा सके। उसके बाद अगर हम अकार्बनिक पदार्थ में जल की बात करते हैं तो जल जो है हमने देखा, जो जल होता है वो जीवित प्राणियों के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत सारे क्रियाओं के लिए वो ज़रूरी होते हैं, जैसे कि उपापचय क्रियाएं जो चलती हैं। उसके बाद यह जो होता है जल जो है होता है, इसी के वजह से जो है हमारे कोशिकाओं में क्या होता है, बहुत सारे जो है प्रक्रियाएं सही से चलती हैं। और शरीर में जो है जल की कमी होने से क्या हो सकता है, यहाँ पे विभिन्न जो उपापचय क्रियाएं हुए वो सब जो है प्रभावित हो सकती हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ पे वायुमंडलीय गैसों की बात करें, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है, जो यहाँ पे मनुष्य होते हैं और अन्य जानवर होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होता है। तो वायुमंडलीय गैसें भी जो है यहाँ पे बहुत जो है महत्वपूर्ण घटक होते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है बहुत ही जीवित प्राणियों के लिए जो है आवास होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, रहते हैं। और मिट्टी से ही जो है क्या होते हैं, पेड़ लगे हुए होते हैं, जिसमें क्या मिलता है, वो जड़ में क्या होता है, उसके बाद मिट्टी होगा, मिट्टी से क्या कर सकेंगे, वो पानी को खींच सकेंगे। खनिज जो यहाँ पे लवण भी बहुत आवश्यक होता है, ताकि ये जो है खनिज जो होते हैं उनके शरीर की वृद्धि अच्छे से करवा सके। उसके बाद चट्टानों में भी जो है बहुत सारे जो है जीवों का घर हो सकता है, तो चट्टान भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है यहाँ पे हमारे कोशिकाओं के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे प्रोटीन का बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि क्या हो सके, ताकि यहाँ पे जो है विकास हो सके, साथ ही साथ रख रखाव सही हो। उसके बाद हम अगर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो इसके द्वारा जो है ऊर्जा मिलती है, जैसे कि ग्लूकोज की बात करें। और यहाँ पे अगर वसा की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर में ऊर्जा का संरक्षण करना, साथ ही साथ ऊतकों की और कोशिका झिल्ली बनाना। तो इसमें क्या होता है, वसा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इस प्रकार जो है अजीव घटक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्व डालते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं जैविक घटक के लिए। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो है अजीव घटकों के महत्व क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।